हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ गए। आपका बिहार पुलिस का जो स्पेशल जीके जीएस क्लास चलता है उसका वीडियो नंबर 10 को लेकर। और ये लगातार 9 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है और ये आज का हमारा 10वां सेशन है। और हमें हमें ये बात से जानकारी है और ये उम्मीद भी है कि आप सभी लोग 9 वीडियो का बहुत अच्छे से फेयर किए होंगे और ये 10वां वीडियो फेयर अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है। दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक, कुषाण वंश का एक जो कनिष्क है। ये बहुत अच्छा चर्चित क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ये। तो आपको इसके बारे में डिटेल्स अभी हम बताते हैं। ठीक है, पहले से आप समझेंगे कि कुषाण वंश था कौन, कुषाण वंश कहां से आया था। देखिए, एक भारत हमारा जो है भारत, ये भारत के इस छोर पश्चिमी भाग से अफगानिस्तान और यहीं पे हिंदू कुश पर्वत है, उधर से होकर सब आया था। पल्लव, हिंद, हिंद यूनान, फिर उसका पल्लव, शक, कुषाण, सब उधर से ही आया था। बाबर भी सब उधर से ही आया था। ठीक है, तो पश्चिमी भाग से, पश्चिमी भाग भारत के पश्चिमी भाग हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये कुषाण भी आया था। कुषाण जो है कोई ज्यादा उधर का ताकतवर वंश नहीं था, बट भारत में आकर वो बहुत ही बड़ा ताकतवर वंश बन गया था। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझते हैं हम लोग। देखो, कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस। लेकिन आपसे सवाल पूछा गया है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हम बताएंगे भीम कड़फिसस। इसका वास्तविक संस्थापक कौन है जी? भीम कड़फिसस। जबकि हमें यह जानकारी होगी कि इसके संस्थापक कौन थे, कुजुल कड़फिसस। और हाँ, इसमें यह भी पूछ सकता है ना आपसे कि इसके सबसे ज्यादा ताकतवर प्रतापी राजा कौन थे, तो वो थे कनिष्क। ठीक है, तो सबको इसको हम बारी बारी से सवाल को समझते हैं। देखो, पॉइंट समझना होगा। कुषाण वंश का संस्थापक अगर आपसे बोला जाएगा, संस्थापक आप बताओगे कुजुल कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस ये। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है जी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक थे भीम, भीम कड़फिसस। वास्तविक संस्थापक थे भीम कड़फिसस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश के कौन थे, तो प्रतापी राजा सबसे ज्यादा थे, वो थे कनिष्क। प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क थे। प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां समझते हैं कनिष्क के बारे में। अब शुरू कहानी करते हैं। मेन यहाँ का राजा कौन था? कनिष्क। और कनिष्क की ही आगे बहुत सारे कहानियां हुई थी। ठीक है, देखो, कनिष्क की ये जो है ना 78 ईस्वी में अपना राज्य रोहन कराए। अपना राज्य रोहन करा कहने का मतलब राज्याभिषेक, गद्दी पे बैठे कनिष्क कब? 78 ईस्वी, पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है, राज्य रोहन कराए अपना 78 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट समझते हैं, ये जो 78 ईस्वी है, ये 78 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि जब ये राज्यारोहण अपना कराए तो 78 ईस्वी में ही इन्होंने एक संवत शुरू किए जिनका नाम था शक संवत, शक संवत। और यही शक संवत पे हमारा भारतीय कैलेंडर आधारित है ना। बहुत अच्छा अच्छा सवाल इसमें बताया जाएगा आपको, बस आप अच्छे से इसको क्लियर करके फेयर कीजिएगा। ठीक है, भारतीय कैलेंडर आधारित है कितने, कौन सा संवत पर? तो शक संवत पर। भारतीय कैलेंडर आधारित है हमारा शक संवत पर। अब समझेंगे, ये जो भारतीय कैलेंडर है, ये कैलेंडर का प्रथम माह, प्रथम माह मतलब शुरुआत होती है कहां से? चैत। हम लोग का शुरुआत होता है चैत्र से। चैत्र कह सकते हैं 22 मार्च। हम लोग का जैसे 22 मार्च आता है तो हम लोग का 22 मार्च आया और चैत्र महीना स्टार्ट और नया वर्ष स्टार्ट हो गया। और अंत, अंत माह कौन होता है? अंत माह होता है फागुन। अंत माह होता है फागुन। अंत माह कौन होता है? फागुन।
और शुरुआती माह कौन होती है? तो चैत्र। 22 मार्च को शुरुआत होकर 22 मार्च को ही अगले वर्ष हमारा कैलेंडर खत्म हो जाता है। जबकि आज जो हमारा कैलेंडर है वो ग्रीगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए कनिष्क का 2 राजधानी था। एक था प्राथमिक राजधानी, तो कनिष्क का पहली जो राजधानी था वो था पुरुषपुर। कनिष्क का पहली राजधानी कहां था? पुरुषपुर। कनिष्क का पहली राजधानी कहां था? पुरुषपुर था। जबकि आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसकी दूसरी राजधानी, कभी कभी दूसरी ना देगा और कभी कभी कह देगी धार्मिक राजधानी बताएं, तो धार्मिक राजधानी इसका कहां था? धार्मिक राजधानी मथुरा। इसकी धार्मिक राजधानी कहां था? मथुरा था। ठीक है ना, धार्मिक राजधानी कहां था इसका? मथुरा था। आप कह सकते हो ये पहला राजधानी और ये दूसरी राजधानी। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, पहला पुरुषपुर और दूसरा मथुरा था। ठीक है ना, अब यहां नेक्स्ट ध्यान देते हैं। कनिष्क जो है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए। कनिष्क आक्रमण कहां किए थे? पाटलिपुत्र। उस समय पाटलिपुत्र था। देखो एक बात हम बता रहे हैं आप लोग का ना, शुरू हो जाएगा अब बिहार जीके जीएस। बिहार जीके जीएस जो 10 मिनट का शो सुबह चलता है ना 12 बजे से, उसमें बिहार जीके जीएस आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहली बार आपको बढ़ाया जाएगा उसमें बिहार का परिचय। उसमें बताया जाएगा कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र क्यों पड़ा, कितनी बिहार की राजधानी का नाम चेंज हुआ, वो सारी चीजें बिहार के बारे में एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से कोई बहुमूल्य चीज नहीं, देखा जाए तो बहुत बहुमूल्य चीज भी वो साबित होता है। अश्वमेध को लेकर चले, अश्वघोष को लेकर चले गए। क्या हुआ? ये पाटलिपुत्र में आक्रमण किए और वहां से अश्वघोष को लेकर चले गए। अश्वघोष को लेकर चले गए, वहां धन संपत्ति तो लुटवे किया, उसके बाद भी अश्वघोष को लेकर चले गए। ठीक है, देखिए तांबा का सिक्का, तांबा का सिक्का पॉइंट, तांबा का सिक्का का प्रचलन इनके काल में ज्यादा हुआ। तांबा का सिक्का कुषाण वंश में हुआ, तांबा का सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। और क्या ना, कनिष्क ने और क्या किया था कि पाकिस्तान हिंदू कुश पर्वत के बगल में एक अल्ताई पर्वत है। कौन सी पर्वत है जी? अल्ताई पर्वत है। ठीक है ना, तो अल्ताई पर्वत से, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसआई और बिहार पुलिस के लिए, हम ध्यान से इसको सब पॉइंटेड बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, अल्ताई पर्वत से सोना निकाला गया। अल्ताई पर्वत से क्या निकलता था? सोना निकलता था। इसीलिए कहा जाता है ना कि कनिष्क, पूछा जाता है आपसे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुद्ध सोना, शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलाया? तो वो चलाए थे कुषाण वंश यानी कि कनिष्क। ठीक है, अल्ताई पर्वत से क्या निकलता था? सोना निकलता था। और सब सर्वाधिक शुद्ध सोना चलाने के लिए, सर्वाधिक शुद्ध सोना, सर्वाधिक शुद्ध सोना किसने चलाया? कनिष्क ने। किनके काल में? कुषाण वंश में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अभी और इसमें बताना बाकी है थोड़ा सा। हो गया, देखिए आगे थोड़ी सी और जानकारी आपको दे देते हैं। जब इस देखिए जो भी सवाल हम लोग पढ़ेंगे ना, उससे आने वाले सभी प्रश्न बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब कनिष्क जो है, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में जो मेन थे वो, उनका हम नाम और उनके ग्रंथ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अश्वघोष, सबसे पहले बात करते हैं अश्वघोष का। अश्वघोष ने कौन सा ग्रंथ रचित किए थे? बुद्ध चरित। अश्वघोष कौन से रचित किए थे जी?
बुद्ध चरित। इसके बाद थे चरक। चरक क्या थे? तो चरक एक वैद्य थे। वैद्य का मतलब होता है डॉक्टर, चिकित्सक। तो चरक ने कौन सा ग्रंथ को लिखे थे? चरक संहिता। चरक ने कौन से ग्रंथ को लिखे? तो चरक संहिता। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इनके दरबार में थे नागा अर्जुन। नागा अर्जुन जो माध्यमिक, जो सापेक्षता का सिद्धांत दिए। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। और एक चीज और सब ध्यान दीजिएगा, नागा अर्जुन ने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे। शून्यवाद का सिद्धांत, नागा अर्जुन ने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे। नागा अर्जुन ने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। अब देखो, नागा अर्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से पहले कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागा अर्जुन को। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत को साबित किया था, सापेक्षता का सिद्धांत का नियम दिया था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बात को। सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किन्होंने दिया? नागा अर्जुन। उसके बाद कौन दिए? आइंस्टीन। फिर भी नाम उल्टा पड़ा, आइंस्टीन कहा जाता है किनको? नागा अर्जुन को, जबकि आइंस्टीन को कहा जाता कि विश्व का नागा अर्जुन, है ना। बट उल्टा यहाँ पे चल रहा है। चलिए, जो ज्यादा फेमस, देखिए, कहानी कोई और लिखा है, गीत कोई और लिखा है, और उस गीत से फेमस कोई और हुआ है तो नाम उसी को होता है, ठीक है ना। सापेक्षता का सिद्धांत किन्होंने दिया था? पहले नागा अर्जुन, फिर उसके बाद कौन दिए? आइंस्टीन। लेकिन ज्यादा प्रभाव में किसकी बातें आई थी? आइंस्टीन का, इसलिए आइंस्टीन इस नाम से ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है ना। अब देखो आगे, कनिष्क के दरबार में एक पार्श्व रहते थे। पार्श्व बहुत अच्छे दार्शनिक थे, है ना, बहुत ज्ञानकारी थे। तो पार्श्व के कहने पर, है ना, पार्श्व के कहने पर, पार्श्व के कहने पर इन्होंने क्या किया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। सब जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किनके समय हुआ था? आप तुरंत बता दोगे कि हुआ था कनिष्क के समय में। बट अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये किनके कहने पे किया गया, तो वहां मामला फंसेगा, है ना। बट हम फंसने नहीं देंगे, बस आप ध्यान से यहाँ समझो ठीक से, ठीक है। पार्श्व के कहने पे चतुर्थ बौद्ध संगीति कराए थे इन्होंने। कब कराए थे? तो 102 ईस्वी में। 102 ईस्वी में कहा कराए थे? कुंडलवन। कहा कराए थे जी? कुंडलवन। और आपको जानकारी बहुत अच्छे से होगा कि इनका अध्यक्ष कौन बने थे? तो अश्वघोष और वसुमित्र। अध्यक्ष कौन बने थे? अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, शायद अगर आप कॉपी पे लिखो, इसको फेयर करो, तो आपको दिखे नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि कुंडलवन क्या है, अश्वघोष क्या है, वसुमित्र क्या है। इसलिए हम बोल दे रहे, मेरे बातों को सुनते हुए लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए, पार्श्व के कहने पे चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क ने कराया। किसने कराया? कनिष्क ने कराया। 102 ईस्वी में। कहां कराए? कुंडलवन। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में ना बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान। हीनयान के बारे में आपको, अगर मैं पिछले का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको क्लियर पता होगा, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो नए नए इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, तो समझेंगे। हीनयान जो बौद्ध की रास्ता पे चले, बौद्ध के दिखाए गए रास्ता पे चले, बौद्ध के मार्गदर्शन पे चले, वो होता है हीनयान। महायान जो बौद्ध की रास्ता को परिवर्तन करे और अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से चले, वो होते हैं महायान। तो महायान में ना जब चेंज हुआ तो महायान बहुत ही सरल रेखा, बहुत ही सरल माना गया, ठीक है। इसमें महायान में क्या कर दिया गया? तो महायान में आप मांस खा सकते हैं, जबकि बौद्ध धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जब मांस खाएं, किसी दूसरे जीव की हत्या करें, तो बौद्ध धर्म बिल्कुल शांति का प्रतीक है। बौद्ध, महावीर, ये सब शांति का प्रतीक है, समझे ना। मांस खा सकते हैं,
फिर क्या केस में मदिरा पी सकते हैं, बताइए, ये सब बिल्कुल नहीं था। मदिरा पी सकते हैं। और क्या था इसमें, सरल में और क्या बनाया गया, सोने का आभूषण पहन सकते हैं, सोने का आभूषण पहन सकते हैं। जबकि जबकि हीनयान में ऐसा कुछ नहीं था। और भी है, मूर्ति पूजा कर सकते हैं। और भी क्या है, मूर्ति पूजा कर सकते हैं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं। जबकि बौद्ध धर्म कभी नहीं कहता कि मूर्ति पूजा करो, या फिर सोने का आभूषण पहनकर घूमो, या फिर मांस खाओ, मदिरा पियो, कभी नहीं कहता। शांति का प्रतीक है बौद्ध, ठीक है। बट ये महायान में करके ना सब सरल कर दिया, अपने हिसाब से अपने इच्छा अनुसार कर दिया। जबकि महात्मा बुद्ध क्या बोलते थे कि इच्छा को मारो, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इच्छा को मारो। बट महायान ने क्या कर दिया कि इच्छा को मारा नहीं, अपने अंदर से आने वाली इच्छा को पूरा किया। कोई भी धर्म हो, जब धर्म की शुरुआती स्थिति हो ना, अगर वो शुरुआती स्थिति के जैसा ही अंतिम स्थिति तक लोग पहुंच जाता है, समझो वो धर्म बहुत बेटर। बस शुरुआती स्थिति में जिस तरह से कड़ा कड़ा नियम था, उसको सरल बनाने के लिए, अपने इच्छा अनुसार बनाने के लिए उसमें चेंजेस करता है, तो समझिए वो धर्म भी धीरे धीरे खत्म होते जाता है। चलिए ठीक है ना, यहां तक इसको दिक्कत। अब थोड़ा सा एक दो लाइन और आपको बता देते हैं, लिखवाएंगे नहीं वो, कि चीन एक कनिष्क एकमात्र ऐसा कुषाण वंश था कि जो भारत के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ चीन का चीन का दक्षिणी हिस्सा भी कब्जाए हुए था। और चीन अकेले, कनिष्क अकेले पूरा चीन के नाक में दम कर दिया था। जब चीन इधर से रेशम का व्यापार करने के लिए निकलता था ना यूरोप होते हुए, तो चीन उस कनिष्क चीन में जाकर उसके रास्ता को रोक कर टैक्स लेता था। आप समझ सकते हैं, पहले आया लेकर टैक्स मांगा गया, चीन से नहीं दिया, अगला बार सामान लुका के गायब कर दिया, फिर समझौता हुआ, फिर उसके बाद टैक्स लेना कनिष्क शुरू किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, ठीक। अब आगे इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल आपका क्या है, नेपाल किस राज्य का पुराना नाम है। बहुत अच्छा ही सवाल है, और आपको कभी कभी एग्जाम में इसका नाम ही नहीं, इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा कि नेपा का फुल फॉर्म क्या होता है। हम सारा इसमें क्लियर करेंगे। सबसे पहले डाउट क्या होता है ना कि नेपा हिमाचल प्रदेश है कि अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है कि अरुणाचल प्रदेश है। बट आपको इस बात से क्लियर किया जाए कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि अगर ये भारत, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मने उत्तर, ईस्ट मने पूर्व, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर का है ना। तो इधर का कौन है, अरुणाचल प्रदेश उधर है, हिमाचल प्रदेश तो इधर है ना जी। तो आपको फुल फॉर्म याद रहेगा ना, तो शायद ये सवाल आपसे गलत ना होगा। जब आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तब। तो ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग। नेफा, नेफा का मतलब होता है क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये नेपा का नाम है। और ये नेपा किस राज्य को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेपा किस राज्य को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझ जाते हैं, देखेंगे समझेंगे बहुत अच्छे से हम लोग। अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये इन्हें सबसे पहले बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। बहुत अच्छा अच्छा, आप अगर कभी सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा, जो पुराने स्टूडेंट है वो भी आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा ये काम देने वाला है, ठीक है। और देख के बताएंगे कि हाँ बताया गया जीके कैसा है। अगर आपको लगता है कि इसमें और एक दो जीके होना चाहिए, तो आप अपने से कमेंट में लिख दीजिए, ताकि बच्चे लोग उसको और अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश इसे पहले बनाया गया था 1900
1972 में सबसे पहले इसे बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश, और फिर बाद में 1987 में एक भारतीय राज्य की घोषणा कर दी। 1987 में एक भारतीय राज्य की घोषणा किया। अब कह दिया गया कि नहीं, अब ये भारत का एक राज्य रहेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यह सबसे पूर्वी राज्य है, यह सबसे पूर्वी राज्य है, यह सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य है कौन? अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इन्हें कहा जाता है उगते सूर्य का, उगते सूर्य। सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में भारत का होता है? तो भारत का सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य का सबसे अंतिम शहर, अंतिम छोर, इस राज्य का सबसे अंतिम छोर को किबूती कहते हैं। इस राज्य का सबसे अंतिम छोर को हम क्या कहते हैं? किबूती कहते हैं। इस राज्य का सबसे अंतिम छोर को हम क्या कहते हैं? किबूती कहते हैं। और एक बात और बता दीजिए, आप सबको जानकारी होगा, इसकी राजधानी कहाँ पे है जी? अरुणाचल प्रदेश है। नहीं बताना नहीं चाहिए ना, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अब यहाँ पे है क्या? अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं। बताइए जरा कौन कौन? पढ़ा दिया गया है आप लोग को, बट चलिए हम बता देते हैं कौन कौन है। मिरी, अबोर, मिसमी, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, मिरी, अबोर, मिसमी, और एक डफला। मिरी, अबोर, मिसमी, डफला, ये चारों किस राज्य में है जी? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश किस दिशा में है? तो पूर्व। इधर क्या है? अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ये उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण है। चलिए ठीक है ना, स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। हो गया सब कंप्लीट? थोड़ा सा एक बार रिवीजन सब करा देते हैं ना इसी को। देखिए सब से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी किसको बोलते हैं? नेपा को बोलते हैं। और ये सबसे पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कब? 1972 में। बाद में जाकर क्या बना? ये राज्य बना। और राज्य बना कब? 1987 में। राज्य बना 1987 में। इसके बाद अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम और जाने तो था क्या? इससे उगते हुए सूर्य कहा जाता है। यानी सबसे पहले सूर्य का उदय कहां पर होता है? तो सबसे पहले सूर्य का उदय होता है अरुणाचल प्रदेश। एक सवाल और आप बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच कितना घंटा, कितना समय का अंतर है? कितना समय का अंतर है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात इसके बीच का कितना समय का अंतर है। जबकि आपको एक चीज हम बता देते हैं कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। तो आपको यह जानकारी देना है, कमेंट में यह बताना है, और सब लोग बताएंगे कमेंट में कि इधर अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच के कितना समय का अंतर है। ठीक है, बताइए सब जल्दी, कमेंट सब कर देंगे इसका। आगे देखिए 3 नंबर सवाल क्या है? यूएनओ का अस्थायी सदस्य कितना है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थायी सदस्य कितनी है? इसका ट्रिक भी आपका शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ है कि इसका स्थायी सदस्य कितना है। देखो, टोटल यूएनओ का सदस्य होता है 15। यूएनओ का सदस्य कितना होता है? 15, जिसमें 5 है अस्थायी
और अस्थाई कितना है जी 10 है। भारत हमारा अस्थाई में नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा इवेनो के बारे में थोड़ा सा तोड़ा जाए, है ना। जब तक जीके को ना नहीं तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तब तक आपको कंप्लीट नहीं होगा। एक चीज और सब ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग घर पे सेट बनाए, किसी दोस्त के साथ मिलकर ग्रुप में मिलकर सेट बनाए या खुद से सेट बनाए, तो उसके बाद आंसर को जब आप मिलाओगे ना, सेट जब पढ़ोगे, माना कि आप उसमें सेट एक पढ़े हो, इव एन ओ का स्थायी सदस्य कितना है, तो आपको इवेन ओ के बारे में मन ही मन, अगर आप अकेले हो तो मन ही मन कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए, जितना आपको चाहे याद हो। क्यों ना आपको 2 ही याद है, 3 ही याद है, 4 ही याद है, 5 ही याद है, आज हमें इवेनो से 5 प्रश्न याद है। अगर बाद में फिर इवेनो का अगला सवाल आएगा तो शायद उसमें हमको 10 सवाल याद हो सकता है। तो जिस टॉपिक का आप अगर सेट बनाओगे, एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको सोल्यूशन खुद से करना सीखिए सब। आज कम होगा, कल ज्यादा होगा, ठीक है। देखो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, जबकि इसका मीटिंग इसका हुआ था 1944 में। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के राष्ट्रपति सब मिलकर इनका मीटिंग किए थे, सम्मेलन किए थे, बट बना वास्तविक में कब, 24 अक्टूबर 1945। इवेनो की कितने देश हस्ताक्षर किया, तो हस्ताक्षर करने वाले टोटल देश थे 51। इवेनो बनाने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए टोटल देश कितने थे, और लास्ट देश 51वां देश कौन था, ये था पोलैंड। 51वां देश कौन था, पोलैंड था। अब एक बात कभी कभी मन में डाउट होगा, यूएनओ है क्या। तो यूएनओ क्या है कि जैसे कि 4-5 लोग बाहर घूम रहे अभी, है ना। अब 4-5 लोग या 10 लोग, मान लो 10 लोग मिलकर एक कमिटी बैठाया और 10 लोग उसमें हमेशा फंडिंग करता है, कोई 100, हर महीने 100 रुपया फंडिंग करता है, और कुछ भी 10 में से किसी एक पर कुछ खतरा होगा ना, तो वो सब 10 मिलकर उस खतरा को सोल्यूशन करेगा। अगर 10 में से 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ेंगे तो दोनों को समझाएगा कौन, तो जो मेन 10 का रहेगा, जो कमिटी बैठेगा वो कमिटी, तो वही है यूएनओ। पूरा देश में यूएनओ अप्रॉक्स 193 देश मिलकर यूएनओ बना हुआ है। सबसे पहले 51 देश मिला, तब बना यूएनओ, और उसके बाद इसमें शामिल है कुल 193 देश। अगर पाकिस्तान से आप याद करो एक चीज, जब अभिनंदन पाकिस्तान में गए थे, गिर गए थे एयर फ्लाइट से, तो उसके बाद उनको सही सलामत वापस क्यों भेजा गया, तो सिर्फ पाकिस्तान यूएनओ की डर से। क्यों, क्योंकि यूएनओ के अंग में वो भी शामिल है, भारत भी शामिल है, और अगर यूएनओ की बात पाकिस्तान नहीं सुनता तो भारत ही सिर्फ हमला नहीं करता, यूएनओ के सभी देश मिलकर उससे लड़ते, ठीक है, क्योंकि वो भी एक परिवार का अंग है और वो अपने ही परिवार के साथ गलत कर रहा, तो ठीक है ना। तो यूएनओ वो चीज है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ लिख देते हैं, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपके सवाल में ये नहीं पूछा जाएगा ना कि यूएनओ के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, सीधे डाल देगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो 24 अक्टूबर। इसमें कुल देश कितना है, कुल देश इसमें कितना है, 193, जिसमें अंतिम जो है वो दक्षिणी सूडान है। अंतिम कौन है, दक्षिणी सूडान है। अंतिम कौन है जी, दक्षिणी सूडान है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा, कार्यकारी भाषा मतलब काम करने की भाषा यूएनओ में कौन है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा कौन है, अंग्रेजी और फ्रेंच। जबकि भाषा है कितना, तो भाषा है 6। भाषा कितना है, 6 है। इसका ट्रिक हम आपको पढ़ाए थे, ए फ्रेंच इसका ट्रिक था। चलो हम सभी भाषा को लिख देते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। देखो पहले एक चीज ध्यान दो, इसका ट्रिक ही लिखवा देते हैं ना, ट्रिक रहेगा तो शायद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका ट्रिक ही लिखवा देते हैं। ये फ्रेंच था, ट्रिक इसका था ये फ्रेंच, उसी से सब आ जाएगा। चलो अब आगे इसको थोड़ा सा लिखते हैं। अब ये देखिए, तो जो ये यूएनओ है
यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसमें चीनी भी है, स्पेनिश भी है। देखो पूरा विश्व में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने तो मंदारिन। मंदारिन क्या है? चीनी का ही पार्ट है। मंदारिन क्या है? चीनी के उसको मंदारिन कहते हैं ना। इसमें अस्थाई देश कितने हैं? अस्थाई सदस्य कितना है? 5। अस्थाई सदस्य कितना है? 5 है। और अस्थाई कितना है? अस्थाई कितना है? 10। ये पांचों का आपको ट्रिक लिखवाया गया है। आप शॉर्ट्स वीडियो अगर देख लेंगे तो पांचों आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अलग लिख देते हैं। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, आप खुद समझिए। और रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, दो और ताकतवर, चलो एक और हम बता दें, अमेरिका। अमेरिका। और एक अस्थाई सदस्य आपको कमेंट में बताना है। और जो नहीं देखे हैं वो ट्रिक्स में जाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो में मेरा जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि अस्थाई सदस्य का ट्रिक क्या है और कौन कौन देश अस्थाई है। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, एक जो अस्थाई सदस्य है वो आपको कमेंट में बताना है। कमेंट सब कीजिए, बताइए, है ना, ये बहुत जरूरी है। 10 क्या है? अस्थाई है। यूएनओ में जो है, यूएनओ का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो, एंटोनियो, इतना गजब सबके नाम है ना, एंटोनियो पुरातीन, शायद कुछ इसी का है जी। एंटोनियो पुरातीन नहीं, एंटोनियो गुटरेस, गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस है, एंटोनियो गुटरेस है। ये जो यूएनओ बना है, ये यूएनओ कहां बना, कितने मंजिल पे बना, है ना, कौन सा द्वीप पे है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट को जल्दी से ले लीजिए फास्ट। हो गया? ठीक, अब देखो यूएनओ का, यूएनओ का मुख्यालय, है ना, मुख्यालय कहां है? मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, इस यह 70 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। यह 39 मंजिला बना हुआ है, 39 मंजिला बना हुआ है। इसका कार्यालय कब बना? कार्यालय कब बना? 1952 में। 70 एकड़ जो जमीन है वो जमीन दी कौन? रॉकफेलर, रॉकफेलर। पूछा जाएगा आपसे कि 17 एकड़ जमीन यूएनओ बनाने के लिए किसने दिया, तो आप बोलेंगे रॉकफेलर, रॉकफेलर। चलो अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपकी भाषा की जहां तक बात है, भाषा 4 को और अंग्रेजी, फ्रेंच लिख देते। चलो ठीक है, देखिए ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट में बताना है स्थायी सदस्य। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, चीनी, अरबी, स्पेनिश, स्पेनिश, और एक और नहीं पता, उसको रसियन कहेंगे। रूस की भाषा को क्या कहते हैं? रसियन। रूस की भाषा क्या बोलते हैं हम लोग? रसियन। फिर से इसको देखते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, रसियन। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, रसियन। फिर से जानते हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, रसियन। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, रसियन। 5 6 हो गया, 6 हो गया टोटल भाषा, जबकि कार्यकारी भाषा कितना है? 2 है। कार्यकारी भाषा 2, टोटल भाषा 6, अस्थायी सदस्य 5, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका 1। आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, आगे देख लो। वर्तमान में अध्यक्ष कौन इसका है? एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क। कई एकड़ जमीन में बना हुआ है? 17 एकड़। कौन दिया था दान में? रॉकफेलर, रॉकफेलर। कै मंजिला बना है? 39 मंजिला। कार्यालय कहां पे इसका है जी? कार्यालय कब बना? 1952, 1952। चलिए एक और सवाल, कौन सा द्वीप पर बना है? तो मैनहट्टन,
मैनहट्टम द्वीप पर बना है। मैनहट्टम द्वीप पर बना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, फास्ट। हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बताएं। अब अगला सवाल क्यों चलते हैं। अगला आपका सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल लिखिए। 4 नंबर, रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है। रक्त का थक्का बनने से कौन रोकता है, जल्दी से देखिए, हमने ठीक से हम लोग। रक्त का थक्का बनना, रक्त का क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, कौन रोकता है इसे, बनाता कौन है, बनाता है कैल्शियम, फाइब्रोनिजोन, विटामिन के। ये सवाल फंसने वाला है कि करा बनने से कौन रोकता है, विटामिन के तो होगा नहीं, वो तो रक्त का थक्का बनाता है, तो कौन इसका आंसर होगा, हिपैरिन। इसका आंसर क्या होगा जी, हिपैरिन। अब आपको क्लियर से समझाते हैं रक्त का थक्का बनता कैसे है, कैसे इसको होता है, ध्यान से। सबसे पहले आप समझोगे रक्त का थक्का बनने में, थक्का बनने में 2 से 4 मिनट का समय लगता है। 2 से 4 मिनट का समय लगता है, 2 से 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है, कैल्शियम तत्व पूछेगा तो क्या सब बताओगे हम लोग, कैल्शियम पूछे कौन से तत्व रक्त को थक्का बनाता है, आप बताओगे कैल्शियम। पूछेगा आपसे विटामिन कौन, तो बता देना है के, विटामिन के। पूछेगा आपसे प्रोटीन कौन, आपको तुरंत बताना है प्रोटीन, फाइब्रोनिजोन, फाइब्रोनिजोन, फाइब्रोनिजोन। पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा रक्त का थक्का बनाता है, तो तत्व पूछेगा कैल्शियम, विटामिन पूछेगा के, प्रोटीन पूछेगा फाइब्रोनिजोन। ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, हम लोग थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब मान लिया जाए कि जब हम लोग का कहीं त्वचा, कहीं पे हाथ या कहीं पे कुछ कट गया, यहां पे ऐसे कट गया, ठीक है, कटने के बाद जो ब्लड बाहर आ रहा है, तो ब्लड बाहर आता है ना, तो जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आया, जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आया, तो अंदर ब्लड का थक्का जमना शुरू हो जाता है। इसके पहले थोड़ा सा कहानी प्लीज का समझेंगे। देखो रक्त का थक्का बनने के लिए जब आपका कहीं कटा, तो आप बहुत कस किस से पकड़ेंगे, कितने देर पकड़ेंगे, नहीं कहीं कटा तो बहुत दबाते हैं इसको, तो 2 से 4 मिनट, 2 से 4 मिनट, 2 से 4 मिनट अंदर समय लगता है रक्त को थक्का बनाने में। तो जब भी किसी का कट जाए तो 2 से 4 मिनट पकड़ेंगे, तो उसके बाद रक्त बाहर नहीं आएगा। और अगर अगर रक्त हमारा बाहर कहीं कट गया, रक्त लगातार बाहर आ रहा है और अंदर थक्का नहीं बना, तो पूरा बॉडी सबका ब्लड बाहर आ जाएगा। तो समझिए थोड़ा सा पॉइंट और हम लोग ध्यान से, ये जो तीनों है, ये जो तीनों है, ये तीनों रहते हैं हमारे शरीर में, ये तीनों शरीर में रक्त को जमाने का काम करता है। जब अंदर है, अंदर रक्त को जमा रहा है, लेकिन रक्त को जमाने से रोकता कौन है, हिपैरिन। रोकता कौन है, हिपैरिन। हमारे शरीर में एक हिपैरिन है, शरीर में क्या है, हिपैरिन। जो हिपैरिन क्या करता है ना, कि रक्त को थक्का बनने से रोकता है। अंदर बॉडी में ब्लड हो रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग भी होता है, ब्लड क्या क्लॉटिंग भी होता है। वो क्लॉटिंग करने का काम कौन करता है, तब कैल्शियम के, फाइब्रोनिजन, प्रोथ्रेम्बिन, ये सब ब्लड का क्लॉटिंग करता है। लेकिन उसको रोकता कौन है, उसको रोकता कौन है, हिपैरिन। और रोकता है हिपैरिन। लेकिन हिपैरिन में एक खासियत क्या है ना, अगर एक कमी क्या है, अगर हिपैरिन जैसे ही वायु से संपर्क हुआ, जैसे वायु से संपर्क हुआ,
वैसे ही पेरिन मर जाता है। जैसे ही वायु से संपर्क हुआ हेपेरिन मर जाता है, तब ये सब ब्लड का क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है। तो अब इसका थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। अगर आप लोग का किसी का भी कहीं कट गया, मान लीजिए ये कट गया, यहाँ पे कटा, कटने के बाद अंदर बॉडी के अंदर ये सब हमेशा एकदम सक्रिय रहता है ब्लड को जमाने के लिए, ठीक है, लेकिन हिपेरिन उसको रोकता है। और जैसे कटा तो अंदर हवा जाएगा ना जी, और जैसी हवा गया तो हिपेरिन मर गया, हिपेरिन मर गया। और जैसे हिपेरिन मरा तो ये सब रक्त को थक्का बनाने में मदद करना शुरू कर दिया, और बहुत जल्द रक्त का थक्का बनाते हैं। और रक्त का थक्का बनाने में 2 से कै मिनट, 4 मिनट। जैसे होता है क्या ना, आप लोग घर पे गार्जियन है, पापा सामने रहेंगे, अब चारों भाई बहन या तीनों भाई बहन जितने भी हो, 9, 10, 2, 3 जितने भी हो, सब पापा सामने बैठे, पापा कुछ और ही काम करें, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे, दिखावटी नहीं दिख पढ़ रहे, एकदम मन बेचैन, जल्दी से कब कब पापा हटे कि लड़े, कब पापा हटे कि एकदम आपस में गर्दा मचाए, इधर उधर खेले, ठीक है। और जैसे ही पापा वहां से घर जाते हैं, सब अकबका के, सब कॉपी किताब रख के सब बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार ये तीनों जो है ना, एकदम ब्लड क्लॉटिंग बनाने के एकदम ऐसे सक्रिय कि कब ही पेरिन मरेगा, हम ब्लड क्लॉटिंग करें, ठीक है। और जैसे ही आपका बॉडी में कहीं कटता है, कि पेरिन मरता है, तुरंत बनाना सब शुरू कर देगा। अब बनाते बनाते 2 से कै मिनट, 4 मिनट, 2 से 4 मिनट, उसके बाद ब्लड जम गया, ब्लड रुक गया, अब ब्लड बाहर नहीं आता है। लेकिन एक चीज आपको हम बता देते हैं कि रक्त शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होना भी बड़ा नुकसान है। वही ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है ना, तो कभी कभी नसे, ट्यूमर, ये सब जो प्रॉब्लम होती है ना, हार्ट ब्लॉक, ये सब नस ब्लड का क्लॉटिंग से होता है, ठीक है ना। एक चीज और आपको बता दें कि जब हम लोग इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन जब लेगा ना तो हल्का सा छोड़ता है ना ऊपर बाहर निकलने के लिए, ताकि वायु आपके शरीर के अंदर, नस के अंदर न जाए। अगर वायु अंदर जाएगा तो अंदर हिपेरिन तो वहां मर जाएगा। और जब हिपेरिन जैसे ही मरा, ब्लड का क्लॉटिंग शुरू, और जैसे ब्लड का क्लॉटिंग तो वहां हाथ हाथ के पास ब्लड जम जाएगा। जहां पे भी आपका पैर हो, हाथ जहां भी हो, ब्लड जमेगा, फिर वहां पे कड़ा हो जाएगा, फिर आपको वही दवा खाइए, सूजन, है ना, ऐसे ऐसे इश्यू हो जाता है। देखिए एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि कौन ऐसा एक बीमारी है ना, एक बीमारी है हीमोफीलिया, एक बीमारी है हीमोफीलिया, जो जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बनता, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक ऐसा बीमारी है जिसका नाम है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। समझे, हीमोफीलिया बीमारी फैला कहां से? ये फैला है महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया से बीमारी फैली है। हीमोफीलिया को बोलते हैं शाही बीमारी, शाही बीमारी। अब बताओ, शाही बीमारी मतलब राजाओं को होने वाली बीमारी। तो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया तो शाही राजघराने से थे ना, तो हो गया। अब देखो, महारानी विक्टोरिया का विवाह हुआ, उनके 9 बच्चे, 9 बच्चे में 2 लड़की और 1 लड़का में ये हीमोफीलिया चला गया। यानी आप कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया की जो 2 लड़की है, 1 लड़का है, तो तीनों को विरासत में मिला था हीमोफीलिया बीमारी, शाही बीमारी, है ना, विरासत में मिला था, ठीक है। अब हुआ क्या, जो उसका बेटा है, उसका बेटा जो है ना, एक जगह एक्सीडेंट किया था, एक्सीडेंट किया तो उसका बॉडी कट गया, कट गया तो बॉडी बहने लगा, बॉडी बह रहा है, ब्लड बह रहा, ब्लड बह रहा है, और अंदर ब्लड का तो क्लॉटिंग हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी बीमारी कौन सी है? हीमोफीलिया। उसकी उसी में मौत हो गई थी। अगर आपको हीमोफीलिया हो जाएगा तो अगर आपका यह हाथ यहां से कट जाएगा ना, तो सारा बॉडी का ब्लड बाहर चल जाएगा। कम क्षमता हो जाता है ब्लड अंदर जमाने का, समझे? हिपेरिन तो मरता ही है, ये सब मर जाता है। जब ये सब नहीं रहेगा तो कैसे अंदर थक्का बनेगा जी? थक्का नहीं ना बनेगा। तो हीमोफीलिया बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। फैला पूरा विश्व में फैल गया। किससे फैला? महारानी विक्टोरिया से। अब रानी थी ना, इसका बेटा का विवाह तो दूसरे देश के राजा से ही होगा, तो उस राजा में फैला, हर जगह पूरा फैल गया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए जल्दी।
हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल आपका क्या है, 5 नंबर सवाल। राम प्रसाद बिस्मिल किस कांड में फांसी सजा पाए, यानी कि इनको फांसी की सजा किस कांड में मिला था। ये बहुत सारा कांड है भारत में हुआ था, जो भारत के क्रांतिकारियों ने किया था। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन आपका है मुजफ्फरपुर कांड, काकोरी कांड, अलीपुर कांड और मेरठ कांड। ये 4 कांड थे, जिसमें 4 कांड थे, जिसमें 4 ही कांड नहीं, बहुत कांड हुआ, 12-13 कांड। अगर आज टाइम कम होगा हम आपको सब लिखवा देंगे। ठीक है, बट आप बताओ राम प्रसाद बिस्मिल किस कांड में फांसी की सजा पाए, तो काकोरी कांड। कौन से कांड में, काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था कब, काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड है क्या, तो काकोरी कांड एक ट्रेन इसमें लूटपाट हुई थी। इसमें क्या लूटपाट हुई थी जी, ट्रेन इसमें लूटपाट हुई थी। ठीक है ना, चलो अब बताओ काकोरी कांड कहां, जो काकोरी कांड है वो कहां से कहां वो ट्रेन जा रही थी। ठीक है ना, काकोरी कांड हुआ 1925। एक ट्रेन जा रही थी सरहानपुर से लखनऊ, सरहानपुर से लखनऊ। और यही ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारियों के द्वारा द्वारा लूट लिया गया था, लूट लिया गया था। जब हिस्ट्री का हम टॉपिक पर जाएंगे ना, तो इसका सच्चाई और बहुत अच्छे से इसका हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, बहुत टाइम हो जाता है, तो इसको ऊपर ऊपर लेकर चलते हैं, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दो, क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था, जिसमें ये लूटपाट करने का किसके दिमाग में बात आया था, तो मेन नायक आप कह सकते हैं। मेन इसका नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। राजेंद्र लिहड़ी थे, राजेंद्र लिहड़ी। और थे कौन, राजेंद्र लिहड़ी हो गए, और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अभी सबको ना पकड़कर, सबको पकड़कर अंग्रेज फांसी की सजा पे चढ़ा दिया, फांसी पे सबको चढ़ा दिया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, ये जब फांसी पे चढ़ते, ये हंसते हंसते चढ़े और कहते कि मैं अपनी इच्छा का पतन कर रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, ये बोलकर कि मैं अपनी इच्छा का पतन कर रहा हूं। अशफाक उल्ला खां, ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे, ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे, अशफाक उल्ला खां। भारत की आजादी में मुस्लिम हिंदू सबका बलिदान रहा, सबका बलिदान रहा था। ठीक है ना, अशफाक उल्ला खां। अब देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा और इसके बारे में हम समझते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब पढ़ाते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। और ठीक है ना, जल्दी से। ठीक है ना, चलो अब यहाँ देखते हैं, इसको हटा दे, देखिए आगे समझे। अब आते हैं अलीपुर, मुजफ्फरपुर पे देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ 1908 में। इस समय 2 थे भारतीय क्रांतिवीर। ठीक है ना, आप बताना, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पर चढ़ने वाले यही थे जो इस बम कांड में शामिल थे। लेकिन वो कब फांसी, कितने उम्र में फांसी पे लटके, ये कमेंट में सबको बताना है। ठीक है, 1908 में 2 व्यक्ति थे, प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी
और खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन्होंने इन दोनों का प्लानिंग क्या था ना कि वहां के एक न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, न्यायाधीश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्लानिंग था। किंग्सफोर्ड पर क्या था? बम फेंकने का प्लानिंग था। देखिए जानते हो ना कि अगर जब न्यायाधीश जाता है तो बहुत सारा गाड़ी है साथ में, तो जब न्यायाधीश जा रहे थे तो यहीं पे बम फेंकना था, लेकिन गलती से हुआ क्या ना कि गलती से बम कैनेडी के गाड़ी पे गिर गया। कैनेडी की गाड़ी पर कैनेडी के गाड़ी पर गिरा। गलती से बम किसके गाड़ी पर गिर गया जी? कैनेडी के गाड़ी पर गिर गया। और जैसे कैनेडी की गाड़ी पर गिरा तो ये दोनों को डर लग गया कि जिनको मारना चाहे थे तो मरे नहीं, अब ये अगर ये जिंदा रह गए तब तो हमको छोड़ेंगे नहीं। उसी समय हुआ क्या ना कि प्रफुल्ल चाकी ये डर से आत्महत्या कर लिए। ये डर से ना आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी इस डर से क्या कर लीजिए? आत्महत्या कर ली, मर गए। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं देखिए बहुत ऐसे क्रांतिवीर थे कि जो अपना जीते जी अंग्रेज से नहीं पकड़ाए, ये क्या कर लिए? आत्महत्या कर लिए। लेकिन पकड़ा गए कौन? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस पकड़ा गए, इनको फांसी पे लटका दिया, फांसी पर लटका दिया, इनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और आते हैं अलीपुर, जल्दी से पढ़ लेते हैं ना। अलीपुर, अलीपुर कांड, अलीपुर कांड हुआ था 1908 में। अलीपुर कांड हुआ था 1908 में। इस समय क्या हुआ था ना, छापा पड़ा था, छापा पड़ा था, और जिसमें हथियार लिए हुए, हथियार के साथ पकड़ा गए थे कौन? अरविंद घोष। हथियार के साथ अरविंद घोष पकड़ा गए थे। अरविंद घोष पकड़ा गए। हथियार के साथ कौन पकड़ा गए थे जी? अरविंद घोष। हथियार के साथ कौन पकड़ा गए थे? अरविंद घोष। तो जब अरविंद घोष हथियार के साथ पकड़ा गए, इनको जेल हो गई। अब इनके जेल, इनके लिए, ठीक ना, अरविंद घोष के लिए CR दास वकील बनकर लड़े। वकील बनकर लड़े, वकील बनकर लड़े। किनके लिए? अरविंद घोष के लिए। और बाद में अंततः अरविंद घोष छूट गए। और जब अरविंद घोष छूटे, आराम से चले गए और ओरोविले आश्रम की स्थापना की। ओरोविले आश्रम की स्थापना की। ओरोविले आश्रम की स्थापना कर वहीं पे गृहस्थ जीवन जीने लगे। फिर इस क्रांतिकारी से बहुत दूर निकल गए वो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी। ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं। देखिए पढ़ना ना है जी, और माना थोड़ी ना करना है। अगर एक सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरा अच्छे से इसको निचोड़िए। हम ऐसे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो भी ठीक नहीं है। थोड़ा सब मेहनत कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वीडियो बनेगा आपका, आपको 50 क्वेश्चन ऐसा भी आएगा सोल्यूशन। 50 क्वेश्चन हम सेट चलाएंगे जिसमें इतना टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं देंगे। एक क्वेश्चन पे हार्डली सार्डली 1 मिनट या 2 मिनट। लेकिन ये सॉल्यूशन क्लास आपको क्या बोलते हैं, अगर मेरा 100 वीडियो अगर हमने बना दिया, तो जैसे बना 100 वीडियो हम बना देंगे, और जो लड़का 100 वीडियो देख लेगा ना और फेल कर लेगा, तो नहीं हमें लगता है कि उसे और कोई और किताब छूने की जरूरत पड़ेगा, या फिर उसके एग्जाम में 70 से 80% ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं सकता है।
आप एक दो वीडियो देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा वीडियो अगर 100 बन जाएगा तो क्या बवाल मचेगा। ठीक है ना, चलो आगे देखो हम लोग। ठीक है, सबको पता नहीं क्या चाहिए। देखो, पौधे की वृद्धि माप किससे होती है? पौधे की वृद्धि माप किससे होती है? पौधे पौधे की वृद्धि माप किससे होती है? हम चाहते हैं कि जितने भी माप वगैरह है ना, हम एक बार सब लिखवा दें। ठीक है ना, पौधे की वृद्धि केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि केस्कोग्राफ, एक एक हम लिखवा दे रहे हैं, तो फास्ट सब लिखना। तो रेन गेज बताओ, रेन गेज से क्या मापी जाती है? वर्षा की माप। रेन गेज, रेन गेज से क्या मापी जाती है? वर्षा। ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर आर्द्रता, हाइड्रोमीटर आर्द्रता, बोलते रहो सब, उतारेगा भी सब बोलते रहेगा। सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, ये हो जाए भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। बैरोमीटर, बैरोमीटर वायु दाब, बैरोमीटर वायु दाब, बैरोमीटर वायु दाब। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, यह हो जाएगा हृदय की गति, हृदय की गति। स्टेथोस्कोप हृदय की गति। आला, वही आला को बोलते स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, ये भी क्या है? ये भी हृदय की, ये भी हृदय की गति, ये भी हृदय की गति। कार्डियोग्राम हृदय की गति। ठीक है ना, इसको सोच लो और आगे बात है। हो गया, चलो। हाइड्रोमीटर, नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर समुद्र की गहराई, समुद्र की, समुद्र की गहराई, अरे ये गलत हो गया, समुद्र की गहराई नहीं, फर्स्ट रूप में एक मिनट सब। ये होता है भूकंप तीव्रता का, इसका भी बोलेंगे हम क्या कि भूकंप मापी यंत्र, इसको भी बोल सकते हैं भूकंप, भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र। हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग। सिस्मोग्राफ हो गया, अमीटर, ओडियोमीटर, ये सब देख लेते हैं। चलो, अमीटर, अमीटर, अमीटर से क्या मापी जाती है? अमीटर से पहियों द्वारा दूरी, पहियों द्वारा तय की गई दूरी, पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। नेक्स्ट आपका एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है? हवा की गति, एनीमोमीटर हवा की गति, एनीमोमीटर हवा की गति। नेक्स्ट आपका है क्या? ट्रेकोमीटर, टेकोमीटर वायुयान की गति, वायुयान की गति, टेकोमीटर वायुयान की गति। स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्नो मैनोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर ये है ब्लड की, रक्त की गति है ना, रक्त की गति। स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट।
हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। कंप्लीट है ना। अब देखिए आगे सवाल नंबर 7 है, जगोटा। जकोटा, जकोटा भी होता है, जगोटा भी होता है। जगोटा त्रिकोण किससे संबंधित है? इसमें ज्यादा सोल्यूशन नहीं है, ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। जगोटा त्रिकोण किससे संबंधित है? त्रिकोण, ये त्रिकोण जो है ना, तीन तीन देश, तीन तीन शहर, ये त्रिकोण बहुत बड़ा टॉपिक है, त्रिकोण को छोड़ना नहीं है। त्रिकोण से बहुत सारे सवाल आते हैं और हम चाहेंगे आज सारा इसमें क्लियर ही कर दे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ये पूछेगा तो अधिकतर लोग से नहीं बनेगा, आप इसको अच्छे से सब समझेंगे। त्रिकोण, जगोटा त्रिकोण बोलते हैं इसको, जगोटा। क्या है ये? जगोटा त्रिकोण, ये हो गया आपका जगोटा त्रिकोण, जगोटा त्रिकोण। नेक्स्ट, अब कहा गया, हाँ ये तो सब जानते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्णिम त्रिकोण। त्रिभुज माने तीन, त्रिकोण माने भी तीन। अफगानिस्तान, इसको गोल्डन सेक्सटेन कहते हैं, गोल्डन, तो क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन, गोल्डन सेक्शन त्रिकोण, गोल्डन सेक्शन त्रिकोण, ठीक है। अब भारत में भी स्वर्णिम त्रिकोण है, भारत में भी स्वर्णिम त्रिकोण है, ये भारत का स्वर्णिम त्रिकोण, भारत का स्वर्णिम त्रिकोण, भारत का स्वर्णिम त्रिकोण, भारत का स्वर्णिम त्रिकोण। चलिए एक और आपका त्रिकोण हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक और त्रिकोण है पोली नेलाई त्रिकोण, पोली ठीक है ना, पोली नेलाई, पोली, हम ना चाहते हैं ना कि एक भी सवाल छूटे आपसे एग्जाम में। पोली नेलाई त्रिकोण, पोली नेलाई त्रिकोण, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। चलो फिर से थोड़ा सा रिविजन हो जाए, है ना। जगोटा त्रिकोण में कै गो देश? 3 गो। जगोटा त्रिकोण में 3 गो, स्वर्णिम त्रिभुज में 3 गो, गोल्डन सेक्शन त्रिकोण में 3 गो, भारत का स्वर्णिम त्रिभुज में 3 गो, पोलिनेलाई त्रिकोण में 3 गो। अब तीनों रिवीजन कर लेते हैं। जगोटा में कौन कौन? जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान। जगोटा में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जगोटा में, ठीक है। स्वर्णिम में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। और गोल्डन सेक्शन में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। भारत का स्वर्णिम त्रिकोण में आगरा, दिल्ली, मुंबई, आगरा, दिल्ली, मुंबई, आगरा, दिल्ली, मुंबई। लेकिन अब आपसे पूछ देगा पहली, देखो क्या है, पोली नेलाई, पोली नेलाई में भी 3 गो, ईस्टर, न्यूजीलैंड, हवाई, ईस्टर, न्यूजीलैंड और हवाई। अब आपको यहां पे समझेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज, ये पढ़ाया गया है आपको वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको बता, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का है। स्वर्णिम चतुर्भुज किसका है जी? तो भारत का है। 4 बड़े बड़े महानगरों को ये जोड़ता है। सबसे ऊपर क्या है? दिल्ली, सबसे नीचे चेन्नई, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। इधर है मुंबई, ये पढ़ाया गया है, ठीक है। इधर क्या है? दिल्ली। और बड़ा को बताएं, और कौन बड़ा है भारत में? अरे यार, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, सब बोला जाता है, कलकत्ता। छोड़ दीजिए जल्दी से। बताइए, इतना डिप्ली कर रहे हैं सबको हम। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं सब लोग लाइक लेके नहीं करते हैं, इतना अच्छा बताने के बाद भी लाइक आपको नहीं करते, बताइए। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी कर देंगे, है ना, शेयर करें ताकि और दोस्तों आप पे पढ़ाई कर ले इसमें।
चलिए आगे बताएं अब। अगला आपका सवाल क्या है, देखते 9 नंबर। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना। किस भाग पर बनता है जी? रेटिना। किस भाग पर बनता है? रेटिना। रेटिना से आप सवाल समझोगे कि रेटिना आखिर है कहां। रेटिना आंख के, रेटिना का आंख के पीछे, इसको आंख का पश्च भाग, आंख का पश्च भाग, ये आंख का कौन सा भाग है जी? पश्च भाग है। आंख का कौन सा भाग है? पश्च भाग है। जो एक पतली झिल्ली होती है, पतली एक झिल्ली होती है आंख के पीछे, ठीक है ना। देखो इसमें कई तंत्रिकाएं होते हैं, इसमें कई तंत्रिकाएं होते हैं रेटिना में, ठीक है। लेकिन इसमें अब सवाल क्या आता है कि ये रेटिना एक तरह से, इसमें जो पतली कोशिका होता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, इसको सब अंडरलाइन करेंगे। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर नामक कोशिका, फोटो रिसेप्टर नामक कोशिका होती है। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर नामक कोशिका होती है। फोटो रिसेप्टर नामक कोशिका होती है। ये कैसा बनता है हमारे आंख में? रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है जी? तो बोलिए वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ये याद करवा देगा हमेशा के लिए। देखो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। अब बताओ काल्पनिक बड़ा, काल्पनिक बड़ा और सीधा, और वास्तविक उल्टा और छोटा। देखो रात में मतलब आंख बंद किए और बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं, एकदम अमेजिंग करे, काल्पनिक, वो सब चीज क्या है? काल्पनिक है। बड़ी बड़ी चीज सोच रहे हैं कि अगर कल उठेंगे तो कल मेरे जस्ट घर के बाहर 2-3 करोड़ पैसा रखा होगा, उससे जाके रेंज रोवर खरीदेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, बहुत काल्पनिक कर रहे हैं आप। वो सब बातें को ना सोच रहे हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक हम सीधा सीधा काल्पनिक हो रहा, और माने कि क्षमता से भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, बड़ा सीधा और काल्पनिक। जैसी सुबह आंख खुला तो बाहर, आंख खुला बाहर पापा डंडा लिए, चलो पढ़ाई करता कि नहीं, क्लास का लेट हो गया, तुम अभी यहाँ, अभी तक तुम घर पे क्या कर रहे हो? तो सीधे क्या हो गया? उल्टा हो गया। सच्चाई जब वास्तविक नजदीक आता है सीधे उल्टा, और सोच से भी नीचा, ऐसे समझना है। वास्तविक के साथ उल्टा और वस्तु से छोटा, लेकिन काल्पनिक के साथ बड़ा और सीधा, ठीक है ना। ये कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं कॉर्निया। बताओ कॉर्निया क्या है? कॉर्निया, इससे हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश करती है, आंखों में प्रकाश प्रवेश करती है, प्रकाश प्रवेश करती है, आंखों में प्रकाश प्रवेश करते किससे? इसी से, कॉर्निया से, ठीक है। ये अगर हल्का सा छील जाएगा ना, हल्का सा छील जाएगा, दाग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ज्यादा ज्यादा दाग लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दान में दी जाती है कौन सा पार्ट? दान में दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आपके मरने के बाद किसी को हम आंख दान में दे, तो आपकी आंख नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ आपकी आंख का कॉर्निया निकाला जाएगा। आपकी आंख का क्या निकाला जाएगा जी? कॉर्निया निकाला जाएगा, ठीक है। अब आइरिस की बात करते हैं। देखो आंख में ना, हम आपको आंख का क्लासेस पढ़ा चुके हैं एक सवाल में, ठीक है। थोड़ा सा और बता देते हैं। आइरिस, आइरिस, देखो हमारी आंख जो है, हमारी आंख में 3 चीज है, ध्यान से देखना। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट, ये है स्केलरा। क्या है ये? स्केलरा। देखिए अंदर जो इसके ब्लैक, मेरे तो ब्लैक है और किसी का ब्लू होता है, ब्राउन होता है, तो वो होता है आइरिस। सबसे जो सफेद है स्केलरा, स्केलरा, ये होता है सफेद, है ना जी। जिसकी आंखें बड़ी बड़ी चार ओर सफेद, कोई क्या कहता है अपने, ये जो आइरिस है एकदम इसे छुपा लेके इधर, खाली स्केलरा ही दिखेगा। आइरिस होता है 3 रंग का। आइरिस क्या रंग का जी? 3 रंग का, बी बी बी, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन।
उसके आइरिस के अंदर भी देखेंगे ना, देखो छोटा सा रहेगा, छोटा सा, उसको बोलते हैं पुप्पुल, पुपली, यानी पुतली बोलते हैं। ये चाहे किसी का ब्लैक आइरिस हो, ब्लू आइरिस हो, ब्राउन आइरिस हो, पुतली हमेशा ब्लैक ही रहता है, पुतली हमेशा ब्लैक ही रहेगा, चाहे आपकी आंखें की आइरिस कैसे भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का। अब यहाँ देखो, आपको ये चीज बता चुके हैं कि जब आंखें निकट दृष्टि दोष आपको नजदीक की दिखाई न दे तो आपके लिए मोटा लेंस, उत्तल लेंस, जब आपको दूर की दिखाई न दे उसके लिए पतला लेंस, जब दोनों दिखाई नहीं देगा तब द्विफोकल, बाईफोकल। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? उतार लिए सब? देखो नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, चेरी ब्लास्ट, है ना। चेरी ब्लास्ट में फेस्टिवल किस राज्य में मनाई जाती है? चेरी ब्लास्ट में बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत डाउटफुल है, इसको हम 3 4 5 बार बोलेंगे, आपको याद कराएंगे। ठीक है ना। चेरी ब्लास्ट, देखो चेरी ब्लास्ट जो है फेस्टिवल, ये मणिपुर, कहा? मणिपुर। चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल जो है यह मणिपुर में मनाई जाती है, मणिपुर में मनाई जाती है। लेकिन आपको दिक्कत कहां होगा ना जी, दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगा ना कि चेरी ब्लास्म जो है, ये चेरी ब्लास्म मेघालय में भी मनाई जाती है, मेघालय में भी मनाई जाती है। अब आप बताओगे कि सर बताइए कि अगर ये दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आंसर कौन बनाएंगे, मेघालय की मणिपुर? तो मेरे हिसाब से, या फिर एग्जाम में पूछा हुआ, एसआई का मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या दिया हुआ था? मणिपुर। खासकर ये सबसे ज्यादा चर्चित है मणिपुर में, लेकिन मेघालय में भी मनाया जाता है। चेरी ब्लास्म एक और चीज है जहां पे फूलों का, ठीक है, फूलों का खेती होती है, उसे हम कहते हैं चेरी ब्लास्म। जहां पर फूलों की खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म। लेकिन आपके मन में सवाल ये आएगा कि फूलों की खेती तो अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह होती है, लेकिन चेरी ब्लास्म कहते हैं किस राज्य को? तो चेरी ब्लास्म कहा जाता है कर्नाटक में। चेरी ब्लास्म किस में कहा जाता है जी? कर्नाटक में। तो आपको थोड़ी सी और समझना पड़ेगा। मानसून सब जानते हैं, मानसून, मानसून प्रवेश हो कर दिया है ना भारत में, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच, अप्रैल का फर्स्ट वीक में केरल में प्रवेश कर जाती है मानसून। तो मानसून आने से पहले ना प्री मानसून, क्या होता है? प्री मानसून। और वो प्री मानसून जो आता है ना, वो हल्का हल्का एकदम झरना जैसा आएगा। कभी झरना में जाओगे, कभी ककोलत वगैरह, तो दूर खड़ा रहोगे तो झरना के पानी गिर रहा जहां, वहां नहीं, थोड़ी दूर पे खड़ा रहोगे तो फुसफुसाहट आएगी, फिसफिस आएगा। ठीक है, वही होता है प्री मानसून। जब प्री मानसून जब आता है ना, जब प्री मानसून आता है, जब प्री मानसून आता है तो उस समय ना बहुत सारी चीजें प्री मानसून में ना, जैसे लोगों के लिए खतरा नहीं, लोगों के लिए बढ़िया होता है। प्री मानसून से केरल में फायदा हो जाता है, असम में फायदा हो जाता है, कर्नाटक में फायदा हो जाता है। ठीक है, अगर असम में प्री मानसून आया तो लोग झूम उठते हैं। अगर उससे वही प्री मानसून की जगह पे तेज वर्षा आ जाएगा तो सारा निराश में बदल जाता है। लेकिन अगर मानसून, प्री मानसून आया तो असम में क्या होती है? चाय की खेती, असम में होती है चाय की खेती, चाय की खेती। और चाय की खेती को हम बोलते हैं उस समय जब वो मानसून आएगा ना, तो उसको बोलेंगे टी सावर, टी सावर, एकदम टी सावर, सावर माने झरना, टी सावर उसको बोलेंगे। ठीक है, अगर वही आ जाता है कहां? कर्नाटक में। वही कहां आ जाता है? कर्नाटक में आता है। तो कर्नाटक में होती है फूलों की खेती और फलों की खेती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेरी ब्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं जी? चेरी ब्लास्ट।
लेकिन जब वही प्री मानसून केरल में आ जाता है तो वहां बोलते हैं मैंगो सावर। मैंगो सावर। देखो, असम में टी सावर, असम में टी सावर, और कर्नाटक में चेरी ब्लास्म, केरल में मैंगो सावर। ठीक है, चेरी ब्लास्म फेस्टिवल पूछेगा तो मणिपुर में, चेरी ब्लास्म फेस्टिवल पूछेगा तो मणिपुर में। और यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता ए प्लस बी तो आंसर मारते ए प्लस बी दोनों। मेघालय में भी चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हो गया सबका? चलिए ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, समझेंगे है क्या ना ये। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? देखो, उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा ही। लेकिन आपके ऑप्शन दिया गया है ना कि राज्यसभा संकल्प, लोकसभा संकल्प, संसद संकल्प और महाभियोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा संकल्प। राज्यसभा संकल्प। उपराष्ट्रपति एक राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का ही अधिकार है हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा में ही महाभियोग की पहली पारित होती है। तो कहां से पारित होती है जी? राज्यसभा से। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। उप राष्ट्रपति, इसका उपराष्ट्रपति का ट्रिक होता है उसका निक्का चूस। उसका निक्का चूस। उसका निक्का चूस। उसका निक्का चूस। इसमें आर्टिकल्स भी बता देंगे, है ना। देखो ध्यान से बस आप पढ़ो, आप पढ़ते रहो, बाकी सब देख लिया जाएगा, है ना। उससे 63, 164 का 65, 66, 67, 68, 69 राष्ट्रपति का ट्रिक था पकानी कोक्का दुयो दसम। उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसका निक्का चूस। उसका निक्का चूस। अब देखो, उ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, एक उपराष्ट्रपति होगा कितने आर्टिकल्स में? 63 आर्टिकल्स में। स माने सभापति, सभापति। अब सभापति होगा ये कहां का? राज्यसभा का। एक चीज और जान लीजिए, ये राज्यसभा का सभापति रहे तभी इनको पेमेंट मिलेगा। कहां से? कार्यवाहक। कार्यवाहक। अब कार्यवाहक किसका? तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का कार्यवाहक कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन, इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जिसे हम लोग नहीं चुनते हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं चुनते हैं, इनडायरेक्ट चुना जाता है। हम लोग चुनते हैं जिस नेता को, वो जाकर उनको चुनते हैं। ठीक है। कहां से? कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक है। चू से चुनाव, से शपथ। हो गया? चलिए ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसका निक्का चूस, उससे उपराष्ट्रपति का पद कितना में है? 63 में है। राष्ट्र सभापति 64, कार्यवाहक 65, निर्वाचन 66, कार्यकाल 67, चुनाव 68, शपथ 69। अब देखो, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं रहे, राष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। राष्ट्रपति का की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में पद कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संभालते हैं जो काम राष्ट्रपति का है। और अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है, अपनी बेटी के शादी में चला गया, सपोज अपने बेटा का शादी में चला गया, बिजी हो गया, 1 महीना बिजी हो गया,
तो उसके जगह पे पद को कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की वही शक्ति हो जाती है गद्दी पे बैठने के बाद जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति एक चीज नहीं कर सकते हैं, जो होता है फांसी की सजा माफ। क्षमादान इनके हाथ में नहीं है। तो आज का इतना ही, 10 प्रश्न आपको हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो जो भी सवाल बीच में पूछा गया उसका सब जवाब दीजिएगा और लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे वीडियो नंबर 10 कंप्लीट हो गया तो 5 से 10 वीडियो का टेस्ट, 5 से 10 वीडियो का टेस्ट हो सकता है सैटरडे को रात में या फिर संडे को रात में हो जाएगा। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।